Hello everyone, welcome you all to Anthropology Z classes, and today we are going to discuss 10 questions from physical anthropology which were asked in January 2025 UGC NET exam. So let's start. So in this video we are going to discuss 10 physical anthropology questions taken from UGC NET paper in anthropology जो कि अभी जनवरी 2025 में लिया गया था। ठीक है, तो उसमें से हमने 10 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पेपर क्वेश्चंस को लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्युलर ट्रेंड्स इन ग्रोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो जब हम सिक्युलर ट्रेंड्स की बात करते हैं ग्रोथ में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी ग्रोथ हमको दिखाई देती है, हाइट एंड वेट में जो भी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं उसकी बात होती है। तो इससे जुड़े हुए ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसको देख लेते हैं कौन से करेक्ट हैं। लिखा है कैन बी स्टडीड यूजिंग क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस ओनली। तो जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, सिक्युलर ट्रेंड्स की, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी डिफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं, मीन्स ग्रोथ में मेजरमेंट करते हैं हाइट वेट में, और उसमें हमको कुछ ट्रेंड दिखाई देता है कि बढ़ती हुई ग्रोथ या रुक गई है ग्रोथ, ये सारा कुछ कैसे पता चलता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन जब क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस की बात आती है, तो क्रॉस सेक्शनल मेथड आपने पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है, क्रॉस सेक्शनल एंड मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है, जिसमें कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड में तो हम एक ही इंडिविजुअल पर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम में मेजरमेंट लेते हैं और उसका हाइट वेट मेजर करते हैं और पता चलता है कि ग्रोथ उसमें कैसी हो रही है। ठीक है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन होती है उसमें हम सिर्फ रैंडम सिलेक्शन करते हैं और एक ही टाइम पर डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का मेजरमेंट लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल मेथड से हम सिर्फ सेकुलर ट्रेंड्स को नहीं पता लगा पाएंगे, इसलिए ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रैंडमली सिलेक्शन हम करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का, एक ही पीरियड ऑफ टाइम में उनका मेजरमेंट लिया जाता है, तो इससे हमको ग्रोथ में जो सेकुलर ट्रेंड है वो नहीं पता चल सकता। ठीक है, मिक्स लॉन्गिट्यूडनल मेथड ज़्यादा मतलब यूजफुल है इस केस में। देन रिजल्ट ऑफ बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है, रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, ये भी चाहिए। एंड एविडेंस इमर्ज फ्रॉम माइग्रेशन स्टडीज। ठीक है, तो बी सी डी ओनली हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ मोड ऑफ इनहेरिटेंस दिया हुआ है और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जैसा कि आप जानते हैं, जब आपने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो उसमें हम लोगों ने जीन म्यूटेशंस की बात भी की थी और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की बात की थी। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं उनमें भी दो तरीके के होते हैं, ऑटोसोमल और ये आपके सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोसोमल वो होते हैं जैसे कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होता है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इन 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स में जो आपको म्यूटेशंस के थ्रू इनहेरिटेंस दिखाई देता है, मीन डिफरेंट डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। और ये भी 2 टाइप्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स ये सेक्स लिंक वाले होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इसमें हो जाएगा हंटिंगटन्स डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा हंटिंगटन्स डिजीज। इसके लिए आप निमोनिक याद कर सकते हैं, हंट एको। इसमें हंटिंगटन्स डिजीज जो आएगा हंट से, और एको से हो जाएगा एकोंड्रोप्लेशिया। ठीक है, और जब ऑटोसोमल रिसेसिव की बात करेंगे तो उसमें 4 डिजीज की बात हम लोगों ने की थी, साई, सिस, सैक, फी। साई से हो जाता है सिकल सेल डिजीज, सिस से हो जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो सिकल सेल डिजीज हो गई। ठीक है, सिकल सेल डिजीज हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, और सैक से टे सैक्स डिजीज हो गई, टे सैक्स डिजीज। और फी से हो जाएगा फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, फेनिल कीटोन्यूरिया। ये 4 जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया हंटिंगटन्स डिजीज और एकोंड्रोप्लेशिया। देन ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज, टे सैक्स डिजीज एंड फेनिल कीटोन्यूरिया। देन एक्स लिंक डोमिनेंट, जो सेक्स लिंक डोमिनेंट है उसमें 2 तरीके के हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रिसेसिव। इसमें मेल में कुछ इस तरह बिहेवियर दिखाई देते हैं। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में आ जाएगा आपको विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ठीक है, एक्स लिंक डोमिनेंट में। और एक्स लिंक रिसेसिव में आ जाएगा हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया।
ये यहाँ तक है, ये सी का हो जाएगा सेकेंड और डी का हो जाएगा 1। तो इस तरह ऑप्शन देखें तो ए का 3 है, बी का 4 है, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। ठीक है, तो ये विटामिन डी रेजिस्टेंट जो रिकेट्स है इसको हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कहते हैं, हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हीमोफीलिया विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। ओके, तो इस तरह आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग बोन्स इन ह्यूमन एज पर देयर लोकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट जो बोन्स हैं उनके स्ट्रक्चर मतलब उनकी लोकेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें कि टार्सस बोन है, ऑस इनोमिनेटम है, लंबर वर्टिब्रा है, स्टर्नम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट बोन से उसका पूरा मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें हम डिफरेंट बोन्स को पढ़ते हैं कि क्या कौन सी बोन्स, मतलब हेड रीजन में जो स्कल है वहाँ पर क्रैनियम मैंडिबल पाया जाता है। ठीक है, देन कुछ वर्टिब्रास होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, और आपके ये लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल वर्टिब्रा आते हैं। देन ये फोरलिम और हाइंड लिम बोन्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह पूरा जो यहाँ पर ही बोन है। ठीक है, तो इस तरह ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट जो स्केलेटल सिस्टम है हम डिफरेंट बोन्स की बात करते हैं। तो इन बोन्स को हम देख लेते हैं ये कहाँ पर लाई करती हैं ह्यूमन बॉडी में। टार्सस बोन की जब बात आती है तो टार्सस आपकी फीट एरिया में होती है। ठीक है, पैर पैर जो होता है आपका वहाँ पे टार्सस होती है, और टार्सस 7 टार्सस होती हैं, 7 टार्सस होती हैं जो आपकी ये जो एड़ी है, एड़ी वाली रीजन से लेकर और जो उंगलियों से जस्ट नीचे का जो एरिया है मेटाटार्सल वाला छोड़ दिया जाए तो ये पूरा आपके टार्सस बोन होती है। ठीक है, तो 7 टार्सस होती है, 5 मेटाटार्सल्स होती है और कुछ 14 फेलेंजेस होती है। और इससे ठीक डिफरेंट यहाँ पर जो हैंड वाला एरिया है, यहाँ पर जो रिस्ट होती है वहाँ पर आपके 8 कार्पल्स होते हैं, 8 कार्पल्स, और यहाँ पर 7 टार्सल्स, इतना अंतर होता है बस। बाकी जो मेटाकार्पल्स है वो 5 है, यहाँ पर भी मेटाटार्सल्स 5 है। तो मेटाकार्पल्स है और यहाँ पे मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स। ठीक है, फेलेंजेस जो होती है वो 12 है। ठीक है, जिसमें कि थंब वाले में 2 होती है, बाकी में नहीं, 12 नहीं, थंब 14 होती है, थंब में 2 और बाकी में 3 तो इस तरह 14 हो गई। ठीक है, क्योंकि 5 फिंगर्स होती हैं उसमें 14 फेरेंजेस हो गई। तो इस तरह हम देखते हैं ये भी कुछ बोन्स होती हैं जो हाथ की और पैरों की बोन्स होती हैं। ठीक है, तो टार्सस बोन हमने कितनी देखी, 7 टार्सस, जो कि कहाँ पे लाई कर रही है, आपके फूट वाले एरिया में। फूट, तो फूट कहाँ है आपका, सबसे नीचे है, बॉटम। तो बॉटम में आ गया, इसका मतलब ए जो है यहाँ पर बॉटम में है। ए ऑप्शन जो है आपका कहाँ पे है, बॉटम में है, और हमको देखना है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, इसका मतलब बॉटम को सबसे लास्ट में देखना है, इसका मतलब ये दोनों जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है, 3 और 4 में से। ठीक है, क्योंकि बॉटम हमको सबसे लास्ट में देखना है तो ए सबसे लास्ट में आएगा। फिर उसके बाद देख ले ऑसिनोमिनेटम। ऑसिनोमिनेटम आपकी हिप बोन है, हिप बोन, जिसमें कि इलियम इशियम प्यूबिस आता है ना हिप बोन में, वो जो 3 बोन मिला के ये पूरा ऑसिनोमिनेटम बनता है, जिसको क्योक्सल बोन भी कहते हैं, हिप बोन को ऑसिनोमिनेटम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका हिप बोन। तो यहाँ पर बी लाई कर रहा है, बी यहाँ पर लाई कर रहा है। तो हम बॉटम से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, जबकि क्वेश्चन पूछा गया टॉप टू बॉटम, तो हम बाद में देख लेते हैं। ठीक, अब लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा जैसा कि यहाँ पर जो नेक वाला रीजन है यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, फिर आपका थोरेसिक वर्टिब्रा होता है जो चेस्ट वाला रीजन होता है, देन यहाँ कमर के जस्ट ऊपर वाला जो है लंबर वर्टिब्रा होता है, जो कि 5 लंबर बोन्स होती है, 5। ठीक है, 7 सर्वाइकल्स होते हैं, 12 थोरेसिक होते हैं, 5 लंबर होते हैं,
एंड देन सैक्रम भी है जो फ्यूज्ड होकर वन बन जाता है, कॉक्सीजियल होता है वन। ठीक, तो इस तरह आपका टोटल ये वर्टिब्री वाले मतलब वर्टिब्रल कॉलम में इतने सारे बोन्स होते हैं, तो 5 लंबर होते हैं। तो लंबर कहाँ पर है? जस्ट अबव द हिप बोन। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लंबर होते हैं। जो कर्व होता है ना आपके कमर में, जो कर्व होता है वो ये लंबर रीजन से ही बनता है। तो ये कर्व हो गया। ठीक है, तो आपका लंबर जो वर्टिब्रा है वो कहाँ लाई कर रहा है? सी, जस्ट अबव द हिप बोन, तो यहाँ सी लाई कर रहा है। ठीक है, तो ए बी सी। अब बचा क्या? डी, स्टर्नम। स्टर्नम आपका यहाँ पर चेस्ट एरिया में होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो आप बनाते हैं ना वर्टिब्रास, तो वहीं पे बीच में स्टर्नम होता है। ठीक है, जिससे रिब्स जुड़ी होती हैं। स्टर्नम से ही सारी रिब्स जुड़ी होती है। तो स्टर्नम यहाँ पर लाई करता है आपके चेस्ट एरिया में। इसका मतलब डी यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। तो अब हम टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर बॉटम टू टॉप पूछता तो हम ए बी सी डी लगाते। ठीक है, लेकिन टॉप टू बॉटम पूछ रहा है तो डी सी बी ए लगाएंगे। तो डी सी बी ए इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एज पर दियर साइज। अभी यहाँ पर लोकेशन की बात थी कि बॉडी में कहाँ लाई करते हैं। अब यहाँ पर इनकी साइज की बात आ रही है। तो साइज मतलब लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको देखना सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। तो अगर सबसे लॉन्गेस्ट बोन की बात करेंगे तो फीमर जो है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो कि हमारे पैरों में होती है। ठीक है, तो हाइंड जो लिम्ब है उसमें ऊपर वाला जो एरिया वो क्या होती है? फीमर होती है, जो कि हिप बोन के जस्ट नीचे कहाँ क्या होता है? फीमर होता है। तो डी पहले आएगा। लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमको चलना है। ठीक, तो डी पहले आएगा। तो डी वाले ऑप्शन 1 है और 3 है, इसी में हमको देखना है। सेकेंड और थर्ड को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड में ऑप्शन को ढूंढना है, क्योंकि लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखना है। तो लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखना है, तो डी पहले हमने ले लिया। उसके बाद जो सेकेंड लॉन्गेस्ट बोन है वो होती है वो ह्यूमरस। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमरस, जो कि हमारे ऊपर जो हाथों की बोन होती है कंधे से जस्ट नीचे वाली, वो ह्यूमरस है। ठीक है, ह्यूमरस है और नीचे रेडियस अल्ना होती है। तो आपका फोरलिम बोन में ह्यूमरस आती है। तो ह्यूमरस, तो फीमर हो गई जो कि हाइंडलिम की बोन है, देन ह्यूमरस हो गई जो कि फोरलिम की बोन है। तो डी ए हो गया, लंबाई को लेकर चल रहे हैं हम। एंड देन आता है आपका स्टर्नम, जो कि चेस्ट में है। स्टर्नम जिससे रिब्स अटैच होती है, तो स्टर्नम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी साइज के हिसाब से चलना है। और सबसे छोटा है इसमें एटलस वर्टिब्रा। एटलस वर्टिब्रा सबसे छोटा है, जो कि यहाँ पर जो स्कल है, स्कल से जस्ट नीचे जो नेक वाले रीजन में पहला वर्टिब्रा जो सर्वाइकल में है वो एटलस वर्टिब्रा ही है। तो एटलस हो गया। ठीक है, स्कल को नेक से जोड़ने वाला जो पहला वर्टिब्रा कौन सा है? वो एटलस वर्टिब्रा है। ठीक है, जस्ट बिलो द स्कल ये लाई करता है, और लेकिन इसकी साइज जो है बहुत छोटी होती है। तो ये सारी बोन्स के कंपेयर में सबसे छोटा कौन सा है? एटलस वर्टिब्रा है। इसलिए हम डी से आगे बढ़े, डी से ए से सी एंड सी से बी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रॉक्लियर नॉच इज प्रेजेंट इन विच बोन। क्वेश्चन पूछ रहा है किस बोन में है, तो इसका सही आंसर है अल्ना। ठीक है, तो अल्ना जो है मीडियल बोन होती है, जो आपके हाथों में अंदर की तरफ, मीन्स टुवर्ड्स द बॉडी जो बोन होती है, दैट इज अल्ना। और रेडियस होती है लेटरल। रेडियस जो होती है वो लेटरल होती है। हाथों में आप देखेंगे अल्ना जो है, मतलब ऊपर तो ह्यूमरस होता है, क्लेविकल स्कोपुला के बाद जो जॉइंट है वहां पे क्या होता है? ह्यूमरस जुड़ता है। ह्यूमरस के बाद जो आपकी ये जो कोहन ये है, मतलब कोहनी, कोहनी से नीचे वाला कौन सा एरिया है? रेडियस अल्ना है। और रेडियस अल्ना में अल्ना टुवर्ड्स द बॉडी होती है, मीन्स बॉडी की तरफ जो बोन होती है वो अल्ना होती है, एंड मीडियल कहते हैं इसको। एंड रेडियस लेटरल होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब इस अल्ना में ट्रॉक्लियर नॉच पाया जाता है, जो ह्यूमरस के ट्रॉक्लियर एरिया से जाके ज्वाइन करता है। ह्यूमरस आके उसी में ज्वाइन करता है, तो ट्रॉक्लियर नॉच होता है, अल्ना में पाया जाता है, जो कि सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड नॉच होता है, इसको सेमी ल्यूनर नॉच भी कहते हैं। इस तरह का कुछ
बोन होता है अल्ना का, ठीक है, अल्ना में। और यहाँ पर कुछ एक रेडियल नॉच भी होता है जिसमें कि रेडियस आके जुड़ जाती है, रेडियस बोन, ठीक है, रेडियस बोन। तो ये अल्ना हो गई और इधर रेडियस होता है लेटरल साइड में, ये बॉडी की तरफ होती है, हाथ जो आपका है, और यहीं से फिर आपकी रिस्ट बोन जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये जो है रेडियस मतलब जो अल्ना है ये ट्रॉक्लियर नॉच है, और यहाँ पर ह्यूमरस आके ह्यूमरस का जो ट्रॉक्लियर एरिया है वो आके ज्वाइंट, तो ये ज्वाइंट वाला एरिया है, ठीक है, ठीक से यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये सेमी ल्यूनर कह सकते हैं या सी शेप नॉच कह सकते हैं इसको, ट्रॉक्लियर नॉच, जो कि आपके हाथों में पाया जाता है, समझ में, रेडियल जो अल्ना बोन है उसमें पाया जाता है ट्रॉक्लियर नॉच, और ट्रॉक्लियर एरिया एक पाया जाता है जो कि ह्यूमरस में पाया जाता है, जो कि इसी ट्रॉक्लियर नॉच में आके फिट हो जाता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अल्ना में ये ट्रॉक्लियर नॉच पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A ridge of bone running along the top of the skull in apes and early hominins. अब ये जो रिज है ये सिर्फ एप्स और अर्ली होमिनिन्स के ही स्कल में पाया जाता है, ये जो अभी ह्यूमन है प्रेजेंट में उनमें नहीं पाया जाता, जो होमिनिन्स की अर्ली वेराइटीज थी उनमें ही ये पाया जाता था, जिसमें कि आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस देख सकते हैं या होमो हैबिलिस इरेक्टस, उनमें आपको ये रिच पाया जाएगा। लेकिन बाद के जो हमारे ह्यूमंस हैं, ह्यूमन की जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस थी उसमें आपको रिच नहीं मिलेगा, और इस रिच को कहते हैं सेजाइटल क्रेस्ट, ठीक है। तो हेड के ऊपर एक यहाँ पर एक उभार सा पाया जाता था, एप्स में भी पाया जाता है, ठीक है, एप्स में भी पाया जाएगा, और जो अर्ली होमिनिन्स है उनमें भी पाया जाता है, एक उभार सा पाया जाता है जिसको कि हम सेजाइटल क्रेस्ट कहते हैं, सेजाइटल क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर खोपड़ी में इस तरह का एक उभार पाया जाता है, ठीक है, तो इसी को सेजाइटल क्रेस्ट कहते हैं, समझ में आ रहा है, तो इसी को सेजाइटल क्रेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जो कि अर्ली होमिनिन्स एंड एप्स की ही फीचर्स है ये। Then among the following fossils around according to their brain size, arrange करना, arrange the following fossils, ठीक है, arrange the following fossils according to their brain size in increasing order। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ चलना है, ब्रेन जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन किसका है और सबसे बिग साइज का ब्रेन किसका है इसके हिसाब से देखना है। तो होमो इरेक्टस देख लेते हैं, निएंडरथल्स, होमो हैबिलिस एंड आर्केइक होमो सेपियंस। तो अगर हम देखें तो सबसे छोटा ब्रेन साइज होमो हैबिलिस की होगी, क्यों, क्योंकि जो अर्ली वेराइटीज थी जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस वो 450 सीसी उसकी क्रैनियल कैपेसिटी होती थी, तो 450 सीसी तक ही मतलब क्रैनियल कैपेसिटी मींस उसका जो वॉल्यूम है जहाँ पर क्रैनियम लाई करता है वो 450 सीसी था, तो इसका मतलब छोटा ब्रेन था। देन होमो हैबिलिस आता है जिसमें कि 550 तक इसमें मतलब ब्रेन साइज पाया गया, ठीक है, 550 से ये 800 तक, 550 सीसी तक से 800 तक आपको क्रैनियल कैपेसिटी आपको मिल जाएगी होमो हैबिलिस के केस में। तो होमो हैबिलिस सबसे पहले रखेंगे, तो सी पहले रखेंगे, सी पहले रखेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है तो स्मॉलेस्ट से हाई लार्जेस्ट की तरफ बढ़ना है। तो सी वाले दो ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ, इसको फर्स्ट एंड थर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं, पहले सी जहां जहां आ रहा है उसको देख लेते हैं, तो सी यहाँ पर आया दो जगह सेकेंड एंड फोर्थ में। अब नेक्स्ट आपका होमो इरेक्टस है क्योंकि इसकी जस्ट बाद जो इवोल्यूशनरी स्टेज थी होमो इरेक्टस थी, और होमो इरेक्टस में जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी, 900 सीसी, ठीक है। इनमें अप टू 800 थी, मतलब 500 से लेकर 800 तक थी क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस के केस में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस में 450 500 सीसी तक ही थी, होमो हैबिलिस में 500 से स्टार्ट होता है और 800 सीसी तक जाता है, होमो इरेक्टस में आपको 900 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी मिल जाती है। इसका मतलब सी के बाद ए वाला ऑप्शन लेंगे, इसका मतलब ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है, सी के बाद हमने ए लिया है, 2 करेक्ट है।
और उसके बाद हम देखते हैं आर्काइक होमोसेपियंस जो है इनमें क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती है जो कि नियंडरथल की कंपैरिजन में कम थी, नियंडरथल के कंपैरिजन में कम थी। तो इनमें सिर्फ जो है 1250 सीसी इस तरह कुछ क्रेनियल कैपेसिटी इनकी होती थी आर्केइक होमोसेपियंस की, जिसमें कि होमो फ्लोरेंसिस आते हैं या डेनिसोवंस आते हैं, ये सब आर्केइक होमोसेपियंस की वैरायटी है जो कि अर्ली नियंडरथल हम मान सकते हैं। अर्ली जो नियंडरथल की वैरायटी थी जिनको आर्केइक होमोसेपियंस भी कहते हैं, इनमें इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1250 सीसी तक थी। लेकिन नियंडरथल का सबसे बड़ा ब्रेन था, नियंडरथल का ब्रेन सबसे बड़ा माना जाता है और इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 1450 से लेकर 1650 सीसी तक क्रेनियल कैपेसिटी नियंडरथल मैन की मानी गई है। ठीक है, नियंडरथल मैन का ब्रेन सबसे बड़ा माना गया है और इसीलिए जो कल्चर में जो आर्ट की शुरुआत हुई, जो रिलीजन की शुरुआत हुई, जो सोचने का जो मतलब एक फीलिंग्स या बरियल प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई, इस तरह की जो शुरुआत हुई कल्चर में, एक न्यू बिगनिंग जो स्टार्ट हुई नियंडरथल के टाइम पे हुई ड्यूरिंग द मिडिल पैलेथिक कल्चर। ठीक है, केव्स में रहना शुरू किए, पहले ओपन एयर साइट्स में, ओपन रिवराइन साइट्स में रहते तो उन्होंने केव में रहना शुरू किया नियंडरथल मैन ने, उन्होंने बरियल प्रैक्टिस स्टार्ट की, बिलीफ इन आफ्टर लाइफ उन्हीं के समय शुरू हुआ जिसको कि हम रिलीजन का अर्ली फॉर्म मान सकते हैं। आर्ट की प्रैक्टिसेस पहली बार नियंडरथल मैन के समय ही शुरू हुई जो कि अपर पैलेथिक में जाकर फिर होमोसेपियंस के टाइम पर वो डेवलप हुई मोस्ट इवॉल्व फॉर्म में, लेकिन शुरुआती स्टेज वो नियंडरथल मैन के समय ही शुरू हो गई थी। तो इस तरह हम मान सकते हैं क्योंकि उनकी क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा थी। तो यहाँ पर 1450 सीसी से 1650 सीसी तक इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, CADB होगा, CADB ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कल विदाउट मैंडिबल, क्रैनियम विद मैंडिबल, स्कल कैप, न्यूरोक्रैनियम। अब स्कल विदाउट मैंडिबल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्कल है उस स्कल में जो नीचे वाला एरिया होती है वो मैंडिबल होता है। ठीक है, स्कल जो होता है उसमें जो ये जो आपका जबड़ा होता है, जॉ बोन, उसको मैंडिबल कहते हैं और ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, क्रैनियम है। क्रैनियम और मैंडिबल, और क्रैनियम प्लस मैंडिबल बनता है स्कल। ठीक है, स्कल कैसे बनता है, क्रैनियम प्लस मैंडिबल। तो अगर स्कल में से हमने मैंडिबल हटा दिया, मैंडिबल हटा दिया तो क्या बचा, क्रैनियम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रैनियम, क्रैनियम हो जाएगा, स्कल विदाउट मैंडिबल। एंड क्रैनियम विद मैंडिबल, क्रैनियम विद मैंडिबल क्या था, स्कल था, तो स्कल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्रैनियम प्लस मैंडिबल होता है स्कल, तो क्रैनियम विद मैंडिबल क्या हो गया, स्कल हो गया। एंड स्कल विदाउट मैंडिबल, मैंडिबल हमने माइनस कर दिया था, स्कल से मैंडिबल माइनस किया था तो क्या बचा था, क्रैनियम। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको मिल गए यहाँ पर। स्कल विदाउट मैंडिबल इज क्रैनियम एंड क्रैनियम विद मैंडिबल इज स्कल। ठीक, अब स्कल कैप की बात आ रही है, स्कल कैप को हम कैलोट कहते हैं। ठीक, कैलोट, तो ये सही मैचिंग है इसकी, स्कल कैप। एंड न्यूरोक्रैनियम जो होता है वो कैलवेरियम होता है। न्यूरोक्रैनियम जो आपका ग्लोबुलर क्षेत्र, ये पूरा ग्लोबुलर ये जो स्कल का पार्ट होता है जो कि आपके ब्रेन को कवर करता है, इसको हम कैलवेरियम कहते हैं, कैलवेरियम। ठीक है, कैलवेरियम कहते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूरोक्रैनियम, दैट इज कैलवेरियम, जो ब्रेन को कवर करता है स्कल का वो हिस्सा, उसको न्यूरोक्रैनियम कहते हैं, मीन्स क्रैनियम का वो हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह अगर हम चेक करें तो ए का हमने क्या बताया था, स्कल विदाउट मैंडिबल, क्रैनियम बताया था। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा ए का 2। फिर बी का हमने 4 बताया था, ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, स्कल विदाउट मैंडिबल हो गया क्रैनियम, क्रैनियम विद मैंडिबल हो गया स्कल, देन कैलोट हो गया स्कल कैप एंड न्यूरोक्रैनियम हो गया कैलवेरियम, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रूगीवोरस आर द एनिमल्स दैट ईट अ डाइट कंपोज मेनली ऑफ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस बार नेट में कि फ्रूगीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रूट्स। फ्रूट्स खाने वाले एनिमल्स को हम फ्रूगीवोरस कहते हैं। तो ऐसे प्राइमेट जो कि फ्रूट खाते हैं तो उनको हम फ्रूगीवोरस कहते हैं। और जिसमें कि स्पेसिफिकली जो है बंदर आते हैं, मंकीज मंकीज और कुछ एप्स जिसमें कि गिब्बन ओरंगुटान ये सब भी आते हैं, तो फ्रूगीवोरस एनिमल होते हैं। स्पेसिफिकली जो बंदर होते हैं वो फ्रूट्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो फ्रूट्स फ्रूगीवोरस, मैकाक जो मैकाक होते हैं, और आपके एप्स में भी आपके जो ये गिब्बन है या ओरंगुटान ये सब भी फ्रूगीवोरस डाइट होती है इनकी। तो फ्रूट्स हो जाएगा आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया। मेडिटेरेनियन एनीमिया डालने का मतलब ये है कि जो मेडिटेरेनियन रीजन में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर ये एनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। और ये डिसीज जिसको कि मेडिटेरेनियन एनीमिया कहते हैं दैट इज नोन एज थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया इज द ओरिजिनल नेम। और क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा पाया जाता है और इसकी जो एक मतलब इसका सिम्टम है वो एनीमिया हो जाता है ऐसे मरीजों को, तो इसलिए मेडिटेरेनियन एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो थैलेसीमिया इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया, क्योंकि ब्लड सेल्स को ही इफेक्ट करता है। ये कुछ ऐसा म्यूटेशन है जो ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है, और तो इससे जो है एनीमिक हो जाता है पर्सन। और क्योंकि मेडिटेरेनियन रीजन में पाया जाने वाला ये एनीमिया है थैलेसीमिया, दैट इज नोन एज मेडिटेरेनियन एनीमिया। ओके, तो this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.